हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से आरआरबी और क्लर्क की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। सो गाइस, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अपना टेक्स्ट बुक की लाइव मॉक की परफॉर्मेंस कि कैसे मैंने टेस्ट अटेम्प्ट किया। क्योंकि कमेंट सेक्शन में मुझसे बहुत सारे लोग पूछते हैं कि किस तरह से अटेम्प्ट करना चाहिए। सो इसलिए मैंने सोचा कि आप सब लोगों के साथ शेयर किया जाए कि मैं किस तरह से मॉक अटेम्प्ट करती हूँ। और मैं ये बिल्कुल भी नहीं कहूँगी कि ये मेरी बेस्ट स्ट्रैटेजी है। अगर आप लोगों के पास में बेस्ट स्ट्रैटेजी, आपको इससे बेटर स्ट्रैटेजी आपके पास कोई हो तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं, उसको ऑप्ट कर सकते हैं। और ना ही मैं ये कहूँगी कि मेरा बेस्ट मॉक गया है। और इसमें क्योंकि बहुत जगह पे मैं अटकी हूँ, मैं आपको साथ-साथ ये बताऊँगी कि मैं किस जगह पे अटकी हूँ और कहाँ पे हम लोग इम्प्रूव कर सकते हैं उन चीज़ों को और कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है? तो जब हमें मॉक शुरू करना है उससे पहले ही भी ये चीज़ प्री डिसाइडेड होनी चाहिए कि हमें कौन सा सेक्शन स्टार्ट करना है, हम किस सेक्शन से स्टार्ट करने वाले हैं। अगर देखो आपकी रीजनिंग में कमांड अच्छी है, आपको उस पर कॉन्फिडेंस है कि आप कॉन्फिडेंट हो कि हम उसमें अच्छा से स्कोर कर सकते हैं, हमारे क्वेश्चंस नहीं अटकते, हम एक बार में एक फ्लो में उसके क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हैं, तो आप उससे स्टार्ट करो। और अगर सेम चीज़ आपके साथ क्वांट में है तो आप क्वांट से स्टार्ट करो। अब क्या हम 40 के 40 एक साथ क्वेश्चन करें एक सेक्शन के जिसमें हमारी कमांड अच्छी है? नहीं, आपको ये भी नहीं करना है। आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले बल्की क्वेश्चंस जो होते हैं, जो बल्क में आते हैं, 5 क्वेश्चंस एक साथ आते हैं, वो आपको सबसे पहले अटेम्प्ट कर लेने हैं, ठीक है? अगर आप रीजनिंग से स्टार्ट कर रहे हो तो पजल कर लो, सिलॉक्स कर लो, इनइक्वालिटीज़ करो, ठीक है? और जो अल्फा न्यूमेरिक सीरीज़ होती है वो वाले क्वेश्चंस भी आप अटेम्प्ट कर सकते हो। और पजल और सिटिंग अरेंजमेंट्स में भी आपको ये चीज़ थोड़ा-सा आपको अवेयर रह के अटेम्प्ट करना है। ये नहीं कि पजल आया या फिर सिटिंग अरेंजमेंट आया और आप करते जा रहे हो, क्योंकि कभी-कभी ट्रिकी क्वेश्चंस या फिर लेंथी क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, लेंथी पजल भी आ सकती है, ज़्यादा वेरिएबल की भी आ सकती है, जो कंपैरेटिवली आपका ज़्यादा टाइम ले लेगी। अगर आप डीआई सॉल्व करोगे उस टाइम में तो आप ज़्यादा क्वेश्चंस कर सकते हो, ठीक है? तो आपको अगर ज़्यादा वेरिएबल है, क्योंकि अगर हम मॉक देते हैं ना, मॉक हम इसलिए देते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम इसलिए देखते हैं कि हमें एक आइडिया हो जाए कि किस लेवल का पेपर आता है, ठीक है? अगर आपको वो लेवल आपके माइंड में सेट हो जाएगा तो आप वहाँ पे इस चीज़ को आइडेंटिफाई कर पाओगे कि ये वाला जो क्वेश्चन है मेरे सामने जिसको मैं अटेम्प्ट करने की सोच रहा हूँ, इसको मैं करूँगा या नहीं। ये चीज़ आप डिसाइड कर सकते हो वहाँ पर कि ये आरआरबी पीओ या आरआरबी क्लर्क के लेवल से ऊपर है। अभी मैं इसको मार्क फॉर रिव्यू करके चलता हूँ, आगे के क्वेश्चंस देखूंगा, कंपैरेटिवली मेरे को लगेगा कंपैरिजन करने में कि मैं यहाँ पे ज़्यादा अच्छा कर सकता हूँ या वहाँ पर, तब मैं इसको अटेम्प्ट करूँगा। आप उसको मार्क फॉर रिव्यू करके जा सकते हो, ठीक है? अगर आपके पास वैकेंट वाली पजल आ गई और आपको लग रहा है कि आप इसमें अटकोगे, या फिर आपके पास ज़्यादा वेरिएबल वाली पजल आ गई और आपको लग रहा है कि ज़्यादा टाइम ले लेगी, ये नहीं है कि आप उसमें अटकोगे। सिर्फ अटकने वाली चीज़ यहाँ पे एक फैक्टर नहीं है। एक फैक्टर ये भी है कि अगर आप वहाँ पे ज़्यादा टाइम ले लोगे तो भी आपसे आगे बहुत लोग निकल जाएंगे जो उसको मार्क फॉर रिव्यू या फिर स्किप करके चलेंगे, ठीक है? समझ गए? तो सबसे पहले हमें क्या, अब मुझे ये पजल दिखी जैसे यहाँ पर, और ये छोटी सी पजल दिखी मुझे, ठीक है? इसमें एक ही वेरिएबल है और सारे ही लोग नॉर्थ में भी फेस कर रहे हैं, तो मैंने इसको करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है? अब यहाँ पर क्या मैंने गलती की, यहाँ पे जो मैंने देखा कि क्यू एंड पे था, लेकिन मैंने वहाँ पे बैरियर नहीं लगाया, ठीक है? इस वजह से मेरे को ये एक और बार पूरी पजल देखनी पड़ी, पढ़नी पड़ी, मैं इसमें अटक गई इस वजह से। तो हर चीज़ को आपको उधर अपनी कॉपी पे, जैसे क्यू अगर एंड में है तो आपको क्यू के उधर लाइन खींच लेनी है, ठीक है? इससे आपको दिमाग में रहेगा कि हाँ क्यू एंड पे है, क्यू के आगे कोई नहीं आ सकता, वहाँ पे एक बैरियर लगा दो, ठीक है? इस वजह से मुझे इस पजल में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग गया। अब देखो ये क्वेश्चन आया, ये क्वेश्चन ईजी है, मैं ये नहीं कह रही कि नहीं है, लेकिन मैंने इसको तुरंत मार्क फॉर रिव्यू किया, क्योंकि यहाँ पे मुझे मार्क फॉर रिव्यू करने में टाइम इसलिए लग रहा है क्योंकि मैं यहाँ पे पेन सेलेक्ट कर रही हूँ, उसके बाद में फिर मैं कर्सर सेलेक्ट कर रही हूँ, क्योंकि मैं इसको स्क्रीन पे ही सॉल्व कर रही थी, ठीक है? आपको तुरंत मार्क फॉर रिव्यू करना है और तुरंत आगे बढ़ना है, क्योंकि अभी हम क्या फर्स्ट गो में हम क्या करेंगे, हम बल्कि वाली क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, जिससे हमारा कॉन्फिडेंस बनेगा। जब हमें देखेंगे कि हमने इतने सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लिए हैं तो अपने आप ही एक फ्लो बनेगा, आपका कॉन्फिडेंस आएगा आपके अंदर और आप ज्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाओगे, ठीक है? अगर आप कम क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे, अटकोगे, तो उसी हिसाब से एफिशिएंसी जो होती है ना वो हमारी कम हो जाती है मॉक में।
या फिर रियल एग्जाम में, क्योंकि हमारे ऊपर प्रेशर आने लगता है कि हम तो अटक गए लेकिन यहाँ पे सारे लोग आगे चले गए होंगे, तो ये माइंडसेट भी हमारा बना हुआ रहता है, ठीक है। तो इसलिए हमें क्या करना है, वो क्वेश्चंस जहाँ पे हम कॉन्फिडेंट है, वो सेक्शन जिनमें हम कॉन्फिडेंट हैं, वो हमें सबसे पहले सॉल्व करना है और हमारी एफिशिएंसी को बढ़ाते हुए हमें एक फ्लो में हमारा एग्जाम या फिर मॉक देना है, ठीक है। अब ये सेकंड पजल मेरे पास आया, ये सिटिंग अरेंजमेंट है। यहाँ पे भी क्या है, 8 पीपल हैं और सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल एंड फेसिंग इनवर्ड, ठीक है। तो यहाँ पे भी कुछ लफड़ा नहीं था, यहाँ पे भी कुछ उल्टी सीधी चीजें नहीं थी, इनवर्ड आउटवर्ड या फिर वैकेंट सीट या फिर कुछ भी, ठीक है, एक्स्ट्रा नहीं था, सीधा सीधा पजल था। तो ये भी सीधा सीधा एक बार में सॉल्व हो गया, ठीक है। जैसा आप देख सकते हो यहाँ पर अभी सिर्फ 1 मिनट हुआ है एंड 1 मिनट 17 सेकेंड में ये पजल बन के तैयार है, ठीक है। अब इसके आंसर्स में लगाऊंगी। अब इसके आंसर्स लगाने के बाद में फिर हम नेक्स्ट देखेंगे, ठीक है। अब इसमें आपका यहाँ पे जो ध्यान रखने वाली चीज़ होती है, जब हम क्वेश्चंस के आंसर टिक करते हैं तो यहाँ पे जो ध्यान रखने वाली चीज़ होती है, और पूरे ओवरऑल एक पेपर में ही है जो, या फिर मॉक दे रहे हो उसमें जो आपकी ध्यान रखने वाली चीज़ है, वो आपको हर एक वर्ड को, आपका दिमाग एकदम शांत होना चाहिए, एकदम काम होना चाहिए, ठीक है। आपको पेपर देते टाइम बिल्कुल भी हड़बड़ी नहीं मचानी है। आप एकदम शांत दिमाग से दोगे तो आप हर एक वर्ड को अच्छे से पढ़ोगे, ठीक है। इन वर्ड को आउटवर्ड नहीं पढ़ोगे या फिर किसी भी वर्ड को स्किप नहीं करोगे। अगर वहाँ पे या फिर सिटिंग अरेंजमेंट में या फिर किसी भी चीज़ में, किसी भी पजल में, किसी भी क्वेश्चन में अगर आपका एक भी वर्ड स्किप हो जाता है या आप कुछ का कुछ पढ़ लेते हो तो भी वो गलत हो जाता है। मान लो आपने सिटिंग अरेंजमेंट तो अच्छे से बना दिया था, ठीक है, लेकिन आपने उसके क्वेश्चंस गलत पढ़ लिए तो वहाँ पे आपके 1 या 2 क्वेश्चन या फिर कितने भी क्वेश्चन गलत भी हो सकते हैं, या फिर आपने एक वर्ड पजल में या सिटिंग अरेंजमेंट के पैराग्राफ में गलत पढ़ लिया तो भी वहाँ पे आपके मार्क्स कट हो सकते हैं, ठीक है। आपको लगेगा कि आपका सही बन गया लेकिन वो गलत होगा, ठीक है। तो इस चीज़ से हमें बचना है। अब यहाँ पे वर्ड फॉर्मेशन वाला क्वेश्चन आया था, वो मैंने स्किप कर दिया, उसके बाद में मैं सिलेक्ट कर रही हूँ। सिलेक्ट करने के बाद में अभी देखो यहाँ पर हमारे 38 मिनट्स बचे हुए हैं और हम 15th क्वेश्चन पे हैं। यहाँ पे हमारे 2 पजल बन चुके हैं और सिलॉक्स भी मैं कर रही हूँ अभी, ठीक है। तो इससे क्या होता है, हमारा ना एक जब फ्लो में, हमें एक फ्लो में चलते चले जाते हैं ना टाइम के साथ, तो हमें यहाँ पे कॉन्फिडेंस बनता है हमारा, ठीक है। ये चीज़ें ध्यान रखने वाली होती हैं। और हाँ, एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट होती है, ओनली अ फ्यू वाले केस में, जब ओनली अ फ्यू आता है ना तो आप उसमें एक एरो लगाओ। देखो जैसे मैं एरो बना के इसको सॉल्व कर रही हूँ ना, जैसे ओनली अ फ्यू रेड आर ब्लू, तो मैंने रेड और ब्लू में एक एरो बना दिया कि ब्लू पूरा रेड में जा सकता है लेकिन रेड ब्लू में नहीं जा सकता, ठीक है। तो इससे आपको ना फिर से नहीं पढ़ना पड़ेगा कि ओनली अ फ्यू किससे किस में था, ठीक है। तो इससे क्या है, ब्लू पूरा रेड में जाएगा लेकिन रेड ब्लू में नहीं जाएगा। ये चीज़ हमारे जब हम वो पढ़ेंगे ना कॉन्फ्यूजन, तब हमारी ये चीज़ दिमाग में रहेगी, तो इससे हमारा गलत होने से बचता है, ठीक है। एक्यूरेसी बढ़ती है और एक्यूरेसी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारे मार्किंग में, ठीक है। क्योंकि हमारा गलत होता है तो पहली बात कि नेगेटिव मार्किंग है, दूसरी बात हमें नॉर्मलाइजेशन पे भी फ़र्क पड़ता है, ठीक है। और तीसरी बात क्या है, इसमें हमें ज़्यादा मार्क्स नहीं मिलते। जैसे आपकी एक्यूरेसी 100% या 95 प्लस होती है ना, तो आपको वहाँ से क्या बोलते हैं, आईबीपीएस की साइड से ही ज़्यादा मार्क्स बढ़ के मिलते हैं। जैसे मेरा आईबीपीएस पीओ में 63 मार्क्स, 63 अटेम्प्ट थे और 64.75 मार्क्स मुझे मिले, तो 1.75 फॉर द एक्यूरेसी मुझे मिला था, ठीक है। अब उसके बाद में सिलॉक्स के बाद इनइक्वालिटी आया, तो अब मैं इनइक्वालिटी सॉल्व करूँगी क्योंकि ये क्या है, बल्कि क्वेश्चंस है। रीजनिंग में हमें सिर्फ मार्क फॉर रिव्यू क्या करना होता है, जिस माइंडसेट से मैं एग्जाम या फिर मॉक देती हूँ, रीजनिंग में मैं जो आपका डायरेक्शन एंड डिस्टेंस होता है वो, और ब्लड रिलेशन एंड वर्ड फॉर्मेशन वाले जो क्वेश्चंस होते हैं और जो सिंगल क्वेश्चंस होते हैं पेयरिंग वाले, वो मैं स्किप करके ही चलती हूँ रीजनिंग में, ठीक है। उसके बाद में क्वांट में मूव करती हूँ एंड क्वांट के बल्कि क्वेश्चंस सॉल्व करने के बाद में फिर मैं कंपैरिजन करती हूँ अपने दिमाग में ही कि वहाँ वाले क्वेश्चंस में मैं ज़्यादा अटेम्प्ट कर सकती हूँ कि यहाँ वाले, क्योंकि उस टाइम पे सिर्फ 5 या 6 मिनट्स ही बचे होते हैं। तब हमें डिसीजन लेना होता है कि हमें अर्थमेटिक या फिर नंबर सीरीज, अगर वो हमने मार्क फॉर रिव्यू की है, रॉन्ग नंबर सीरीज आई है, तो तब मार्क फॉर रिव्यू जो क्वेश्चन किए हुए हैं रीजनिंग में, मान लो ब्लड रिलेशन के 3 क्वेश्चन, डायरेक्शन डिस्टेंस के 2 क्वेश्चन और एक पेयरिंग वाला, तो हो जाते हैं ये 6 क्वेश्चंस। और उधर अगर मान लो आपने 5 रॉन्ग नंबर सीरीज या फिर कुछ अर्थमेटिक का मिक्सचर, ये सब चीज़ें मार्क फॉर रिव्यू की हुई हैं। आपको भी पता है कि आपके अर्थमेटिक में कौन से सेक्शन में कमांड है, कौन से सेक्शन में, सॉरी, कौन से टॉपिक पे आपके अर्थमेटिक में अच्छे से आप एक बार में कर सकते हो, किस टॉपिक्स में आप अटक जाते हो, ये भी आपको पता है। तो उसी के अकॉर्डिंग फिर आपको क्वेश्चंस वाइजली पिक करके, क्योंकि वो जो लास्ट के 5 मिनट होते हैं और टाइमर रेड हो जाता है, वो टाइम अगर हम देख लेते हैं ना तो फिर वो टाइम हमारा वेस्ट ही हो जाता है। तो इसलिए हमें बहुत वाइजली उस टाइम का यूज़ करना है
कि हम रीजनिंग में अच्छे से ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं या फिर हम क्वांट में उधर से ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं 5 मिनट के अंदर। तो इस हिसाब से ये हमारा मॉक देने का तरीका होता है एंड मैं इस तरह से मॉक देना प्रेफर करती हूँ कि एक भी क्वेश्चन जो स्कोरिंग है जिससे हम स्कोर कर सकते हैं वो एक भी क्वेश्चन छूटे ना एग्जाम में, और उस क्वेश्चन को करके बाकी लोग मुझसे आगे ना बढ़े। जितने भी करने वाले क्वेश्चन है वो मैं कर पाऊँ, ऐसे मैं बिल्कुल भी नहीं करती हूँ कि मैं ईगो पर लेकर हमें अपना बिल्कुल भी मॉक या फिर एग्ज़ाम अटेम्प्ट नहीं करना है। अगर हमने ईगो पे लेके किसी क्वेश्चन को हम अटक गए तो आप समझ लो कि आपके स्कोर्स बहुत कम होने वाले हैं, ठीक है? तो मैं इस तरह से मैं मॉक अटेम्प्ट करती हूँ। अब देखो मैंने यहाँ पर अगर मुझे ये दिखा, क्योंकि ये ज़्यादातर टाइम में मैं ये वाला जो क्वेश्चन होता है डायरेक्शन एंड डिस्टेंस ये मैं छोड़ के चलती हूँ, लेकिन यहाँ पे मुझे सिर्फ 3 लाइन का ही दिखा तो मैंने फटाफट से इसको बना दिया, ठीक है? अब मैं यहाँ पे क्वांट सॉल्व कर रही हूँ। क्वांट में मैंने सबसे पहले एक DI की, और हाँ, ये भी कोई रिजिड कंडीशन नहीं है कि अगर DI ही हमें सबसे पहले करनी है। अगर DI में हमें ज़्यादा 2-3 चार्ट आ गए, अगर मान लो एक पाई चार्ट आ गया, एक लाइन ग्राफ आ गया और फिर उसमें वो रेशियो वगैरह दे रहा है, या फिर हमें जो DI के क्वेश्चंस गिवन है उसमें ज़्यादा कैलकुलेशन दे रखी है, तो वो भी DI हमें स्किप करके ही चलनी है। जैसे हमें रीजनिंग अटेम्प्ट करनी है ना, वैसे ही हमें DI भी अटेम्प्ट करनी है। उसी के हिसाब से हमें सेलेक्ट करने हैं क्वेश्चंस। देखो, सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज़रूरी होता है इन वाले एग्ज़ाम्स में, क्योंकि मेंस एग्ज़ाम में भी सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन बहुत ज़रूरी होता है। सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस अगर आपका गलत है, अगर आपने गलत क्वेश्चन पिक कर लिया ना, तो फिर वो आपका टाइम भी खा जाएगा और हो सकता है कि प्रेशर में आके आपको दिखता है ना कि 4 मिनट से ज़्यादा हो गए एक क्वेश्चन में, तो वहाँ पे हम प्रेशर में आ जाते हैं और फिर आगे का भी जो एग्ज़ाम होता है ना, आगे का भी वो जो पेपर होता है ना, वो ओवरऑल ख़राब भी जाता है हमारा, क्योंकि वहीं दिमाग ख़राब हो जाता है। इसलिए हमें सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन बहुत वाइज़ली करना है, और सबसे ज़्यादा इसीलिए जिन क्वेश्चंस पे, जिन टॉपिक्स में हम कॉन्फिडेंट हैं, वो हमें अटेम्प्ट करने हैं एंड ये सब चीज़ें हमें करनी हैं। सो इन शॉर्ट अगर मैं आपको बताऊँ तो सबसे पहले हमें रीजनिंग, अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो आप रीजनिंग में पजल करो, सिटिंग अरेंजमेंट करो, सिलॉग्स करो, इनइक्वालिटी करो, अल्फा न्यूमेरिकल सीरीज करो। उसके बाद में ब्लड रिलेशन, वर्ड फॉर्मेशन एंड डायरेक्शन एंड डिस्टेंस के क्वेश्चंस को मार्क फॉर रिव्यू करो। क्वांट पे पहुंचो, क्वांट में DI करो, ठीक है? और DI के बाद में आप सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन करो, ठीक है? देन क्वाड्रेटिक इक्वेशन करो। उसके बाद में अगर अर्थमेटिक के क्वेश्चंस आपको छोटे छोटे दिखते हैं, जैसे टाइम इन वर्क का, है ना, और प्रॉफिट एंड लॉस का, तो वो चीज़ें आप जल्दी जल्दी अटेम्प्ट करके चलो। एंड हाँ, प्रॉफिट एंड लॉस एंड परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन बिल्कुल मत छोड़ना, क्योंकि ये जो टॉपिक्स होते हैं ये बहुत ईजी होते हैं। इनको सबसे ज़्यादा इग्नोर भी हम लोग ही करते हैं। बहुत ईजी होते हैं और 1 मिनट के अंदर अंदर इनका आंसर भी आ जाता है, क्योंकि प्री के लेवल में स्पेशली RRB क्लर्क में हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं, क्योंकि जो कट ऑफ होती है वो बहुत बॉर्डर पे जाती है 80 के आसपास ही। तो उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि आपको हर एक टॉपिक पे आपकी कमांड होनी चाहिए, ठीक है? तो देखो अब यहाँ पे 5 मिनट बचे हैं और मैं लास्ट क्वेश्चन पे पहुंच गई हूँ, मतलब मैंने सारे ही क्वेश्चन देख लिए हैं। अब मैं डिसाइड करूंगी कि मुझे कहाँ जाना है, तो मैं तुरंत रीजनिंग पे शिफ्ट कर लिया, क्योंकि मेरा कॉन्फिडेंस रीजनिंग में ज़्यादा है देन क्वांट। तो अब मैं रीजनिंग के पेयरिंग वाले क्वेश्चन मैंने कर दिया, एंड जो मैंने एक कोडिंग डिकोडिंग वाला क्वेश्चन छोड़ा था वो भी मैंने कर दिया। उसके बाद मैं ब्लड रिलेशन बना रही हूँ, एंड ब्लड रिलेशन बनाने के बाद अगर मेरे पास टाइम बचेगा तो मैं फिर क्वांट में मूव करूंगी और फिर वहाँ पे मैं क्वेश्चन सॉल्व करूँगी। सो अभी मेरे पास 2 मिनट हैं एंड रीजनिंग में मेरे सारे ही क्वेश्चंस अटेम्प्ट हो चुके हैं जो भी मैं करती हूँ। वर्ड फॉर्मेशन वाला मैं कभी नहीं करती हूँ, क्योंकि उसमें नेगेटिव मार्किंग जाती है। एंड यहाँ पे क्वांट में मैंने कुछ नंबर सीरीज की, उसके बाद फिर टाइम अप हो गया था, ठीक है? तो इस तरह से मैं मॉक देती हूँ। एंड यहाँ पे जो मेरे अटेम्प्ट्स हैं उससे मैं +5 ही अज्यूम करूँगी, क्योंकि यहाँ पे मुझे पेन और कर्सर सेलेक्ट करने में भी टाइम जा रहा था। सो गाइज, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।